मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप सभी के फैमिली मेम्बर भी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग 5 पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और 5 पार्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। 5 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा सामान्य रोग, जो भी होने वाले सामान्य रोग होते हैं उसके बारे में। आप लोग यहाँ पे इस टेबल को देख पा रहे हैं और इस टेबल में आपको बताया गया है कि मानव रोग के बारे में और फिर रोग कारक सूक्ष्म जीव के बारे में, संरक्षण का तरीका, बचाव के उपाय, सामान्य उपाय। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रोग है आपका क्षय रोग, जो जीवाणु द्वारा फैलता है और ये किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा। और जो आपका खसरा होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। जो खसरा होता है वो एक वायरस होता है और वो वायु के द्वारा ही फैलता है। चिकन पॉक्स ये आपका वायरस होता है और ये किसके द्वारा फैलता है? ये सीधे भी संपर्क में आ सकता है या फिर आपका वायु के द्वारा भी फैल सकता है। पोलियो जो होता है ये भी एक वायरस होता है जो आपका जल के कारण और वायु के कारण फैल सकता है। अब इन सब रोगों के बचाव का कारण एक है, ठीक है। आप इसका कुछ देख सकते हैं, उपाय देख सकते हैं। उपाय है आपका, जो रोगी व्यक्ति है, व्यक्ति को पूरी तरीके से अन्य व्यक्तियों से अलग रहना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उचित समय पे उसको टीका देना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए उसका, ठीक है। आई होप काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी नॉलेज है, बहुत जनरली आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं अभी तो आपको बहुत कुछ जानना बाकी है। अब आपका आता है हैजा, जो एक जीवाणु होता है। टाइफाइड ये भी जीवाणु होता है। हैजा जो फैलता है ये आपका जल के माध्यम और भोजन के माध्यम से फैलता है। टाइफाइड आपका जल के माध्यम से फैलता है। इसका है व्यक्तिगत स्वच्छता और आपकी जो भी अच्छी आदतों को अपनाना। भली भांति पके भोजन अथवा आपका जो भी उबला हुआ भोजन है उसे आप लें और साथ में आपको टीकाकरण का भी ध्यान रखना चाहिए। टीकाकरण को टाइम टू टाइम लेना चाहिए। देन आपका आता है हेपेटाइटिस ए। ये एक वायरस है जो जल के द्वारा फैलता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग आपको करना चाहिए और टीकाकरण की आपको नीड होती है उस टाइम पे। मलेरिया जो एक प्रोटोजोआ है, क्या है? प्रोटोजोआ है जो, और ये मच्छर के द्वारा फैलता है। और इस टाइम पे भी आप सभी लोगों को बच के रहना चाहिए, क्योंकि मच्छर से ही फिर से एक नई बीमारी आ चुकी है। आप सभी लोग अच्छे से अपनी केयर करें प्लीज़। और मच्छर वगैरह से जो अगर आपको लगता है कि हाँ आपके मच्छर ने काट लिया है, मादा मच्छर आपके को काटेगी, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम पर उस पर नमक और तेल लगा लेना है, जिससे उसका जो भी जहर होगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी आपकी मच्छरदानियाँ हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं। मच्छर को भगाने के लिए आप रसायन का उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक छिड़काव का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रखने देना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ गंदगी होती है, वहाँ पे मच्छर आते रहते हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ही आपको नॉलेज है यहाँ पे, तो इसीलिए आप सभी को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे आगे जान लेंगे, क्या सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतुओं में भी रोग फैलना पॉसिबल होता है? तो होता है तो क्यों, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जंतुओं में जो सूक्ष्म जीव द्वारा बीमारी होती है उसका नाम है एथेंस, ठीक है। अब ये कैसा रोग है? ये आपका मेवाशियों में फैलता है, ठीक है। ये सीधे मनुष्य में आपका, उससे सीधे क्या होगा, वो लोग क्या करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको अपने घर पे पालते हैं, उसके बाद से क्या होगा, ये रोग सीधे मनुष्य में फैलने लगेगा। एक रॉबर्ट कोच थे, मतलब एक रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने 1876 में इन्होंने एक तरीके से आपका वैशिलस है एथेंस नामक जीवाणु की खोज की थी। और एथेंस जो भी रोग होने का कारक है, ठीक है, उसके बारे में सभी को बताया था। आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ भी पा रहे हैं, इसको रीड कर लेना और हो सके तो आप इसे नोट भी कर लेना, ठीक है। अब आपका आता है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। आखिर वो कौन कौन से होते हैं? पौधों में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, जैसे आपका चावल के पौधों में गन्ना, संतरा, सेब,
में होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। और आप सभी लोग इसको यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका गेहूँ, चावल, गन्ना, संतरा, सेब, ठीक है, ये पौधों में रोग के कारक हैं। और आपको पता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ रोग होते हैं जिनका नाम मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, नींबू कैंकर जो एक जीवाणु है, ठीक है, और आपका कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है? जीवाणु। और ये आपका वायु के संपर्क में आने से फैल सकता है। एक होता है आपका गेहूं की रस्ट, ये कवक है और ये वायु एवं बीज द्वारा फैलता है। भिंडी की पीत, ये वायरस है और कीट द्वारा फैलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नॉलेज है, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से आपको पता रहना चाहिए। आपको पता है कि ज़्यादातर जो रोग होते हैं वो वायु से ही फैलते हैं। मनुष्य में हो या फिर आपका एनिमल्स में हो, तो वायु से ही सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव उपस्थिति होती है, वायु में ही। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली समझ लेनी है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, आखिर ये क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है, कहीं पे भी हम लॉन्ग ड्राइव पे गए, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी काफ़ी दूर हम जा रहे हैं लाइक ऐसा, तो रास्ते में हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ भी खरीद लेते हैं और हम उसको खा लेते हैं। अगले दिन या फिर उसी रात को आप देखेंगे आपके पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि वो बीमारी वाला खाद्य जो भी आपने कुछ खाया था वो बीमारी वाला था। जैसे आपने खा के उसको अस्वस्थ हो गए, अस्वस्थ फील कर रहे हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और इसी प्रकार से फूड पॉइजनिंग होता है, ठीक है। तो आपको ये इंडिकेट करेगा कि जो आपने पदार्थ बाहर खाया या तो वो अच्छा नहीं था, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिक्स थे जो आपके जिसमें सूक्ष्म जीव की उपस्थिति थी, तो यहाँ पे इसको इंडिकेट करता है। इसीलिए जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो मना करते हैं कि ज़्यादा बाहर का मत खाया करो, जो भी आपको खाना है वो आप घर पे खाया करो। या फिर आपको पता है कि आप दूर जा रहे हो और आपको रास्ते में भूख ज़रूर लगेगी, तो आप लोग घर से खाना पैक करके लेके जा सकते हो, ठीक है। अब आपका आता है कि खाद को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मोस्टली आपके पैकेट में आता है। अब जैसे अमूल के हो सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके पैक होते हैं, देन घर में लाकर हम उसको खा लेते हैं। अब पैकेट में रखने से उसमें कुछ ऐसे रासायनिक द्रव्यों का यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है वहाँ पे यूज़, जिससे क्या होता है कि बहुत दिनों तक पैकेट में वो रखा रहता है और ख़राब होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए ख़राब ना हो प्रोडक्ट पैकेट में, इसीलिए उसमें कुछ रासायनिक द्रव्यों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब आपका आता है रासायनिक उपाय, ठीक है, जिसमें आपका आता है परिरक्षक। आखिर परिरक्षक हम किसे कहते हैं? परिरक्षक किसे कहता है? नमक एवं खाद जो भी तेल का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, सामान्य रूप से किया जाता है, तो इन्हें हम लोग परिरक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिरक्षक बोलते हैं। खाने के जो पदार्थ होते हैं, खाने के पदार्थ को आप खुला छोड़ देते हैं, अब तो उस पर सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, बहुत जल्दी आक्रमण कर देंगे। खुला रखने की देरी नहीं होती, इतनी देर में आएंगे और आक्रमण कर जाते हैं, ठीक है। उसे खराब कर देते हैं, देन उसी को हम खाने से बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले। इसीलिए हम क्या करेंगे, खाद तेल है, नमक है, तो हम उसका यूज़ करते हैं, तो काफ़ी दिनों तक उसको ख़राब नहीं होने देगा। जैसे कि आपका होता है एक सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और आपका जस्ट मिनट, तो इससे क्या होता है, जैसे कि आपका सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, सामान्य परिरक्षक होता है आपके, जैसे आपका जैम है और आपका शवेस है, तो इसे बनाने में आपको रसायनों के उपयोग में बहुत सारे संदूषित बनाने होने से इसे बचाया जा सकता है बहुत इजीली। अब आपका आता है नमक द्वारा परिरक्षक। आखिर ये क्या होता है, आइए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं हम लोग।
आपको पता है कि सामान्य रूप से हम नमक का यूज़ हम क्या करते हैं, मछली को बचाने के लिए करते हैं। मछली काफ़ी दिनों तक सही रहती है, ठीक है। हमने मछली, जो भी लोग मछली खाते हैं तो क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए नमक का यूज़ करते हैं। नमक का उपयोग आम है, जैसे कि आम, आंवला या फिर इमली के परिरक्षक में भी किया जाता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब चीनी द्वारा जो परिरक्षक होता है वो कैसे होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका जैम है, जेली है, शोकेश है, अगर आप चीनी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सूक्ष्म जीव के आक्रमण को होने से बचाया जा सकता है इसे। दूध को अगर आप क्या करेंगे, दूध को आप क्या करते हैं, आपका 70 डिग्री से लेके 70 सेल्सियस से लेके आप क्या करेंगे, 15 से 30 सेकेंड आप उसे गर्म करते हैं। देन एक एक करके उसे भंडारण कर लेते हैं, फ्रीज में रख देते हैं ठंडा होने के बाद। तो दूध में सूक्ष्म जीवों का जो भी आगमन है उसमें उनकी वृद्धि रुक जाती है। आप सभी लोग यहाँ पे इसे रीड भी कर पा रहे हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया की जो खोज की थी वो लुई पाश्चर ने की थी, जो एक वैज्ञानिक रह चुके हैं, और इसीलिए इसे पाश्चरीकरण भी बोलते हैं हम लोग। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब आपका आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आखिर ये क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इसका स्थिरीकरण विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है। अब जैसे कि आपका राइजोबियम है, राइजोबियम मटर और दाल जाति पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। और वायुमंडल से भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उस नाइट्रोजन को जैसे कि आपका यौगिक के पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला जो कार्य करता है वो राइजोबियम के साथ साथ कोई और भी करता है। सोचो सोचो कौन करता होगा, शैवाल करते हैं। कौन से शैवाल, हरे और नीले कलर के शैवाल करता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, ये सर्किल आखिर होता है क्या है, नाइट्रोजन सर्किल। आइए जानने की कोशिश करते हैं। गाइस आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। अब नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों के लिए आवश्यक संघटक मानी जाती है। जैसे कि आपका प्रोटीन का निर्माण करने के लिए भी नाइट्रोजन ग्रहण करना, जैसे कि आपका प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। अब जो पौधे होते हैं, पौधे एवं जंतुओं की जो भी मृत्यु के बाद, ठीक है, कोई भी उपस्थिति है तो क्या होगा, उसमें जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, ठीक है। किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। अब होता क्या है, जो पौधे द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं और फिर कुछ जो भी विशिष्ट जीवाणु हैं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और वो वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है लगभग वो स्थिर रहती है। यहाँ पे आपको बताया क्या गया है, मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या होता है कि जो भी आपका मृत जंतु होते हैं और जो भी पौधे होते हैं जो बेकार हो जाते हैं, तो वो उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में उनको दबा दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद से क्या करते हैं, हम कोई भी पौधा है, कोई भी नया पौधा तो हम उगाएंगे तो हम उसे मिट्टी में दबाते हैं। अब जो भी मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो पौधे में आ जाते हैं। उसके बाद से वो पौधे से सीधे हम ग्रहण करेंगे, वायुमंडल में आ जाती है, वायुमंडल से सीधे हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। आप सभी लोग यहाँ पे भी अच्छे से इसको देख पा रहे हैं और आप इसे समझने की कोशिश करिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बताइएगा। और आज का आपका 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3rd चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना गाइज, आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आप सबसे पहले अपनी हेल्थ की केयर ज़रूर करें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।